सुमित्रा अपनी दो बहू रुचि और विभा के साथ रहा करती थी, पर वो दोनों ही अपना सामान किसी से बांटना पसंद नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन रुचि रसोई में खाना बना रही थी, तभी उसकी सास सुमित्रा उसके पास आती है और कहती है, बहू, मैं क्या कह रही थी कि तू मेरे कमरे में एक कप चाय ले आ, जब तक मैं कमरे में आराम कर लेती हूँ। ठीक है माँ जी, आप जाइए, मैं आपके लिए अभी चाय लेकर आती हूँ। अपनी बहू की बात सुनकर सुमित्रा अपने कमरे में चली जाती है और खुद से कहती है, सुमित्रा, तेरी बहू जब तक चाय नहीं लेकर आती तब तक तू थोड़ा आराम कर ले, बहुत थक गई है तू वैसे भी। जब बहू आएगी तो वो अपने आप मुझे उठा देगी। सुमित्रा ये बोल ही रही होती है कि तभी अचानक उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो खर्राटे लेकर सोने लगती है। कुछ देर बाद जब रुचि चाय बनाकर अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां वो अपनी सास को खर्राटे लेते हुए देखती है और कहती है, देखो तो जरा कैसे खर्राटे लेकर सो रही है। वहीं अगर मैं ऐसे सो रही होती ना, तब देखो ये बुढ़िया कैसे ड्रामे करती। अपनी बहू की ऐसी बातें सुनकर सुमित्रा अपनी एक आंख खोल लेती है और करवट बदलते हुए अपनी बहू से कहती है, बहू, मैं सब कुछ सुन रही हूँ, तू क्या बोल रही है? मैंने तुझे आज तक ये नहीं कहा कि बहू तू खर्राटे क्यों ले रही है, क्यों सो रही है? ऐसे नहीं, ऐसे रह, ये नहीं वो कर। मैंने कभी तुझ पर अपना हुक्म नहीं चलाया, तो बस इसीलिए अब तू अपना मुंह बंद ही रख, समझी? हे भगवान, ये बुढ़िया तो सब कुछ सुन रही है, पता नहीं इसके कान इतने तेज कैसे हैं। बहू, मैंने ये भी सुन लिया है। ओह गॉड! माँ जी, अगर आपने ये बात सुन ही ली है तो ये भी सुन लीजिए कि मैं आपकी चाय यहाँ रख कर जा रही हूँ, अपनी चाय पी लेना। इतना कहकर रुचि वहाँ से जाने लगती है, पर जाते हुए रुचि अपनी सास को ताने मारते हुए कहती है, न जाने मुझे कैसी सास मिल गई, पता नहीं इनका खूसट बुढ़ा इनके साथ कैसे सोता होगा। मैं तो कभी भी इनके साथ ना सोऊं। राम राम राम। बहू, मैंने ये भी सुन लिया, अब तो अपना ज्यादा मुंह मत चला और चुपचाप जाकर अपना काम कर ले। अगर तू अपना काम करेगी तो तेरे लिए ही ज्यादा अच्छा होगा, समझी? अपनी सास की बात सुनकर रुचि अपने पैरों को पटकते हुए वहाँ से चली जाती है और अपनी देवरानी विभा के पास जाकर उसको सारी बात बताती है। ये सब सुनने के बाद विभा अपनी जेठानी से कहती है, जेठानी जी, हमारी सास भले ही बुढ़िया हो गई है, लेकिन आप ये मत भूलो कि उनके कान अभी भी जवानी वाले ही हैं, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करना। हाँ विभा, तुम बोल तो सही रही हो, पता नहीं भगवान ने हमें कैसी सास दी है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक बार फिर सुमित्रा आ जाती है और अपनी दोनों बहुओं को जवाब देते हुए कहती है, हाँ बहू, तुम सही बोल रही हो, मैं भले ही बुढ़िया हो गई हूँ, पर आज भी मेरे कान जवानी वाले हैं। और सही ही कहा विभा ने, बोलने से पहले 10 बार सोच लिया करो, क्योंकि मैं बुढ़िया हुई हूँ, मेरे कान नहीं। ऐसे ही समय गुजरता है और समय के साथ सब कुछ ठीक चल रहा होता है। ऐसे ही एक दिन अचानक काफी तेज आंधी तूफान आ जाता है, जिसके कारण बारिश भी होने लगती है। बारिश में विभा का कमरा टपकने लगता है। ये देखकर विभा अपनी सास के पास जाती है और उससे कहती है, मम्मी जी, आज का मौसम देख रही हो आप, कितना खराब हो रहा है। हाँ बहू, मौसम तो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, पर क्या करें, इस बदलते मौसम को रोकना हमारे बस की बात नहीं है। हाँ माँ जी, मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे कमरे की छत टपक रही है। अगर आप मेरे कमरे पर रेनोवेशन करवा देती तो ज्यादा अच्छा होता। क्या तेरे कमरे की छत टपक रही है? हे भगवान, अब एक खर्चा और आ गया। पहले ये कम थी जो ये खर्चा बढ़ा रही है। जितने मेरे बेटे की कमाई नहीं है उतने तो इसके खर्चे हैं। माँ जी, मेरे कमरे की छत टूट गई है, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूँ। अब जब तक मेरे कमरे की रिनोवेशन नहीं होगा तब तक मैं कहाँ रहूँगी। मेरे पास इस हॉल में रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है और रघु जी रह लेंगे इस हॉल में। कहीं ऐसा ना हो कि मैं रघु जी के साथ यहाँ सो रही हूँ और वहाँ जेठ जी आ जाएं। अगर उन्होंने मुझे रघु जी के साथ ऐसे देख लिया तो। बहू, तू इस चीज की चिंता मत कर, क्योंकि तुझे बाहर हॉल में सोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर वो कैसे माँ जी? बाहर का मौसम तो इतना ज्यादा खराब चल रहा है। इस खराब मौसम के चलते हमारे घर में मेरे रूम का रिनोवेशन करने कौन आएगा? अरे बहू, तेरे रूम का रेनोवेशन करने वाले अभी नहीं बल्कि अगली सुबह आएंगे। जब तक रूम ठीक नहीं हो जाता तब तक तू तेरे जेठानी के रूम में रहेगी। मेरी दोनों बहुओं का एक ही कमरा होगा। जहाँ सुमित्रा ये सब कह रही थी,
वहीं सुमित्रा की बड़ी बहू ये सब सुनते हुए आ जाती है और अपनी सास की बातें सुनकर रुचि का सर चकरा जाता है, जिसके बाद वो अपनी सास से कहती है, माँ जी ये आप क्या कह रही हैं? भला दो बहुओं का एक कमरा कैसे हो सकता है? मेरे पति भी तो हैं, मैं अपने पति के साथ सोती हूँ। भला एक कमरे में मेरे पति और मेरी देवरानी कैसे सो सकती है? बहू तू अपना दिमाग ना ही चला तो ज्यादा अच्छा होगा। अरे जब मैं बोल रही हूँ कि मेरे दोनों बहुओं का एक ही कमरा होगा, और रही मेरे बेटों की बात, वो दोनों हॉल में सो जाएंगे। इतनी भी कौन सी बड़ी आफत आ रही है उन दोनों को हॉल में सोने में? अरे कुछ ही दिन की बात है, तुम दोनों एक रूम में मैनेज कर लो। पर माँ जी ऐसा कैसे हो सका है? चुप रहो तुम दोनों, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये मेरा फैसला है और मेरा फैसला नहीं बदलने वाला है। दो बहुओं का एक कमरा होगा मतलब होगा, समझ आया? विभा बहू अपना सारा सामान पैक कर रुचि बहू के कमरे में ले जा, उसके अलमारी में शिफ्ट कर ले। अपनी सास के इस आखिरी फैसले के सामने विभा और रुचि कुछ नहीं बोल पाती और चुपचाप विभा अपना सारा सामान पैक करके रुचि के कमरे में आ जाती है और उसकी अलमारी खोलकर अपना सामान रखने लगती है। वहीं रुचि जब अपने कमरे में आती है तो विभा को अपनी अलमारी में छेड़खानी करते हुए देखकर रुचि को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी देवरानी विभा से कहती है, विभा ये तुम क्या कर रही हो? बिना मुझसे पूछे तुम मेरे अलमारी को हाथ कैसे लगा सकती हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मुझे जरा भी पसंद नहीं कि कोई बिना मुझसे पूछे मेरे सामान को हाथ भी लगाए? माफ करना दीदी, पर आपने सुना नहीं, बाहर माँ जी ने कहा था कि जब तक मेरा कमरा रेनोवेट नहीं हो जाता तब तक मैं आपके कमरे में रहूंगी। कमरे में रहोगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे कमरे में सभी सामानों को हाथ लगाओ, समझी? विभा अपनी जेठानी की कोई बात नहीं सुनती और चुपचाप अपना सामान रख वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ देर बाद सुमित्रा के बेटे घर आते हैं और अपने बेटों को देखकर सुमित्रा कहती है, रघु बेटा, भारी बारिश के चलते तेरा कमरा टपक रहा है, जिस वजह से मैंने दोनों बहुओं को एक कमरे में शिफ्ट कर लिया है। तुझे कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है ना? नहीं माँ, मुझे और भैया को कोई परेशानी नहीं होगी, और वैसे भी जब तक ना रूम रेनोवेट ना हो जाए तब तक मैं और भैया हॉल में ही सो जाएंगे। हाँ बेटा, मैंने भी यही कहा दोनों बहुओं को। खैर छोड़ और चल खाना खा ले। इतना बोलकर सभी खाना खाने लगते हैं। कुछ देर बाद सभी सोने के लिए चले जाते हैं। देर रात जब रुचि और विभा एक साथ सो रही होती हैं, तभी रुचि विभा को फैल कर सोते हुए देख खुद से कहती है, बड़ा पैर पसार कर सो रही है ना? खुद इतनी सारी जगह में सो रही है और मुझे इतनी सी जगह दी है। अभी बताती हूँ मैं इसको। अब क्या था, रुचि अब सोने की एक्टिंग करती है, जिसके बाद वो विभा को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। उस थप्पड़ से विभा की नींद खुल जाती है और वो उठकर खुद से कहती है, हे भगवान, ये दीदी कैसे सो रही हैं? क्या ये जेठ जी को भी ऐसे ही मारती होंगी? खैर जो भी है, अगर दीदी को मुझसे इतनी ही दिक्कत है तो मैं नीचे सो जाती हूँ। विभा अब बात को आगे नहीं बढ़ाती और नीचे बिस्तर बिछाकर सो जाती है। अपनी देवरानी की समझ देखकर रुचि भी अब अपनी देवरानी के पास आकर सो जाती है। उमा की बहू पूर्वी को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, जिससे उमा को प्रॉब्लम थी। अब भला किसी सास को अपनी बहू के सुबह जल्दी उठने से भी प्रॉब्लम हो सकती है क्या? लेकिन उमा को अपनी बहू पूर्वी से प्रॉब्लम तो थी, जिसकी वजह से उमा अपनी बहू पूर्वी से कहती है, बहू तू इतनी सुबह सुबह मत उठाकर। मुझे तेरे सुबह उठने से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना भी काम नहीं होता कि तू इतनी जल्दी उठकर बैठ जाती है। माँ जी मुझे नींद नहीं आती, इसलिए सुबह जल्दी उठकर काम कर लिया करती हूँ। इसमें बुराई ही क्या है? बहू लेकिन सुबह उठकर तू छत पर घूम लिया कर, ये खटपट से हमारी भी नींद खराब होती है। अच्छा माँ जी, अब मैं अगर सुबह जल्दी उठ भी गई तो काम नहीं किया करूँगी। अगली सुबह पूर्वी 5 बजे ही उठकर हॉल में बैठकर हाई वॉल्यूम में टीवी देखने लगती है, जिसके बाद पूर्वी की सास और उसके पति की नींद खुल जाती है और उमा अपने कमरे से उठकर आती है और अपनी बहू पूर्वी से कहती है, बहू तुझे नींद नहीं आती तो तू किसी को चैन से सोने भी नहीं देगी क्या? माँ जी अब मैं कौन सा कोई काम कर रही हूँ? मैं तो टाइम पास के लिए हॉल में आई हूँ टीवी देखने के लिए। अब तू काम का शोर नहीं कर रही तो टीवी का वॉल्यूम तो तेज करके टीवी देख रही है ना? और तूने टीवी का वॉल्यूम इतना तेज कर रखा है कि मुझे तो क्या सारे मोहल्ले को पता चल रहा है कि तू क्या देख रही है।
ठीक है माँ जी, आप सो जाओ, मैं टीवी बंद कर देती हूँ। पूर्वी के रोज सुबह जल्दी उठ जाने की वजह से इतना शोर घर में हो जाता था कि उमा, ऐसा लग रहा है तेरे चेहरे से। आ विमला, और बता कैसी है? क्या बताऊं तुझे, मेरी बहू की वजह से अब उठी हूँ मैं, वो भी इतनी लेट। ऐसा क्या हुआ जो तेरी बहू ने सोने नहीं दिया? अरे ये सुबह 5 बजे उठकर खटपट करती रहती है और मेरी नींद खुल जाती है। इसके बाद मुझे सुबह नींद आती है और मैं उठने में लेट हो जाती हूँ। अरे कैसी सास है तू माँ, मैं तो अपनी बहू को रोज कहती हूँ सुबह जल्दी उठा कर, लेकिन वो सुनती ही नहीं है और ना ही सुबह जल्दी उठती है। विमला जो भी हो, लेकिन ये सुबह उठकर सबकी नींद भगाने का काम करती है। ये उठकर काम करे, लेकिन ये काम का शोर ज्यादा करती है। पूर्वी बेटा, जल्दी उठकर थोड़ा छत पर घूम लिया कर, ये जरूरी नहीं कि तू सुबह उठकर काम ही करे। पूर्वी को रात में जल्दी नींद आ जाती थी और वो सुबह में जल्दी से उठ भी जाया करती थी। ऐसे में उमा या पूर्वी का पति मनोज उसे कुछ भी कहता तो उसे वो सीरियस नहीं लिया करती और रोज सुबह जल्दी उठकर खटपट करने लगती थी। अब उमा इससे तो बहुत परेशान हो चुकी थी और वो पूर्वी को समझा ही सकती थी, लेकिन वो समझने से कहाँ मानने वाली थी। देर शाम मनोज ऑफिस से जल्दी आ जाता है, जिसे देखकर उमा अपने बेटे से कहती है, मनोज, आज तो ऑफिस से जल्दी आ गया, परेशान भी लग रहा है। क्या बात है, किसी ने कुछ कहा क्या? आज मुझे मेरे बॉस ने ऑफिस से निकाल दिया। लेकिन क्यों, क्या बात हुई ऐसी जो उसने तुम्हें ऑफिस से निकाल दिया? मैं कई दिनों से ना रोज लेट पहुंचता था ऑफिस, और इसलिए उन्होंने मुझे ऑफिस से ही निकाल दिया। ये सब पूर्वी की वजह से हुआ है। यही सुबह उठकर सबको उठा देती है और तू भी लेट उठकर ऑफिस जाने लगता था। माँ, अब आप उसे क्या ही कह रही हो? उसे समझना होता ना, तो अब तो वो समझ चुकी होती। मैं तो कहती हूँ इसे 1 महीने मायके छोड़ा, इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। इस वक्त तो मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रहा हूँ। मनोज के कमरे में जाने के बाद ही उमा पूर्वी पर बरस पड़ती है और उससे कहती है, बहू, तेरी वजह से मनोज की आज जॉब छूट गई। माँ जी, मैं क्या करूँ, मुझे नींद ही नहीं आती। आज ही मैं तुझे अपनी नींद की गोलियां देती हूँ, जिसे खाकर तू आराम से सो जाएगी और सुबह भी जल्दी नहीं उठेगी। एक यही उपाय है। ये बोलकर उमा देर रात पूर्वी को नींद की गोलियां दे देती है, जिसके बाद पूर्वी उन गोलियों को रात में तो नहीं खाती, लेकिन जैसे ही सुबह के 5 बजे उसकी नींद खुलती तो वो उस वक्त नींद की गोलियां खाकर सो जाया करती। अब ऐसे में 9 बजे उमा उठती तो है, तो देखती है कि अभी तक पूर्वी की नींद नहीं खुली है और मनोज भी अपनी नई जॉब के इंटरव्यू के लिए जा चुका है। ऐसे में उमा पूर्वी के कमरे में जाती है और उसे उठाते हुए कहती है, बहू उठ, मनोज बिना खाए पिए चला गया और अब तक तू सोई हुई है। माँ जी, मुझे सोने दो, मेरी आँख नहीं खुल रही। माँ जी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। लगता है नींद की गोलियों का ज्यादा ही असर हो गया है इस पे। हे भगवान, कहीं मर ना जाए ये, और अगर ऐसा हुआ तो मुझ पर इसकी मौत का इल्जाम आ जाएगा। अब उमा की बहू तो उठती नहीं, तो उमा को ही घर का सारा काम करना पड़ता है और वो काम करते हुए अपनी बहू को ताने देते हुए कहती है, ये महारानी कभी जल्दी उठ जाती है और कभी उठती ही नहीं है। मैं तो इस औरत से परेशान हो चुकी हूँ, क्या ही करूँ मैं इसका। घर का सारा काम करके उमा जैसे ही हॉल में टीवी चलाकर बैठती है, वैसे ही पूर्वी नींद में चलती हुई आती है और किचन से घूमते हुए हॉल में आकर नीचे सो जाती है। और ये सब देखकर उमा कहती है, बहू ये कहाँ सो रही है तू? चल उठ, सुबह के 12 बज रहे हैं। माँ जी, मैं यहाँ कैसे आई? मुझे ना अब भी नींद आ रही है। मैंने नींद की गोलियाँ क्या खाई, उसके बाद से मुझे ऐसा हो रहा है। बहू अब जाकर सो ही जा तू, जब नींद खुले उठ जाइयो। ऐसे में पूर्वी पूरे दिन सोती ही रहा करती है और ऐसे में उमा पूर्वी की हालत देखकर सोचती है, अब इसे मैं कोई नींद की गोलियां नहीं दूंगी। आज तो इसने हद ही कर दी, अब तक सो रही है, शाम हो चुकी है, अब ये सुबह जल्दी उठे और जो मन करे। मैं तो इसे कोई दवा नहीं देने वाली हूँ, सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है आज का। अगले दिन सुबह पूर्वी जल्दी उठकर नींद की गोलियां नहीं खाती, क्योंकि उसने जो कल नींद की गोलियां खाई थी उससे उसे नींद ही इतनी आई कि वो उठ ही नहीं पाई। और ऐसे में अब वो फिर से सुबह उठकर खटपट करने लगती है और ये सुनकर उमा अपना मुंह ढककर सो जाती है। लेकिन आज भी फिर वो लेट हो जाती है सुबह उठने में और ऐसे में उमा अपनी बहू से कहती है,
बहू, आज अच्छा हुआ जो तू जल्दी उठ गई, वरना मुझे तो लगा था आज भी नींद में ही रहने वाली है और कहीं तुझे कुछ हो गया तो सारा इल्जाम मुझ पर आ जाएगा। माँ जी, क्या गोली दी थी आपने मुझे खाने के लिए? मेरी तो आँख ही नहीं खुली एक बार भी। बहू, अच्छा है तू सुबह ही उठ जाया कर, मुझसे अब इस उम्र में काम नहीं होता और तुझे तो अब आदत हो गई है सुबह जल्दी उठने की। अब तो मुझे भी लगता है कि आपको आदत हो गई है मेरे सुबह के खटपट की। चलो अच्छा है माँ जी। अब किया भी क्या ही जा सकता था। उमा पूर्वी को नींद की गोलियां खिलाकर एक्सपेरिमेंट कर चुकी थी, पर उसका उल्टा असर देखकर उमा भी अपनी बहू के सुबह उठने के पैटर्न को अपना ही लेती है। आकांक्षा और प्रेरणा दोनों सगी बहनें थी, लेकिन दोनों इतनी ज्यादा लड़ाकू थी कि आए दिन इनकी लड़ाई की आवाजें मोहल्ले में आया करती और इसी बात से उनकी माँ उन्हें बहुत ज्यादा डांट लगाती। लेकिन दोनों को जरा भी अकल नहीं आती। ऐसे ही एक दिन दोनों बैठकर टीवी देख रही थी, तभी आकांक्षा कहती है, टीवी का रिमोट दे, मुझे अपना सीरियल देखना है, इतने दिन हो गए देखा भी नहीं, पता नहीं क्या चल रहा होगा अब सीरियल में, दे जरा मैं देखूं तो क्या हो रहा है उसमें। तू देख नहीं रही कि मैं टीवी देख रही हूँ? जो भी देखना हो बाद में देख लियो। अरे जब इसी टाइम पर वो सीरियल आता है तो मैं बाद में कैसे देख लूंगी? मुझे नहीं पता, मुझे तो बस अभी देखना है। तू टीवी का रिमोट खुद दे रही है या मैं छीन लूं? मैं भी देखती हूँ कि कौन माई का लाल आज मुझसे ये रिमोट छीन के दिखाता है। प्रेरणा और आकांक्षा दोनों में काफी ज्यादा बहस होने लगती है। ये बहस शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी, बल्कि धीरे धीरे और भी बढ़ती जा रही थी। काफी देर तक ये बहस चलती है और आसपास के लोगों को भी अब इन दोनों की आवाजें आने लगती है। कुछ देर बाद दोनों की माँ शारदा घर आती है और दोनों को लड़ाई करता देखकर शारदा कहती है, अरे अब क्या हो गया? तुम दोनों अब किस बात पर इतनी ज्यादा लड़ाई कर रही हो? कौन सा पहाड़ टूट गया है तुम्हारे ऊपर जो तुम दोनों एक दूसरे का कत्ल तक करने को राजी हो गई हो? माँ, प्रेरणा से बस रिमोट मांग रही थी, लेकिन वो मेरी बात को अनसुना कर रही है। अब बताओ, टीवी क्या बस इसे ही देखना होता है? मुझे भी तो अपना सीरियल देखना होता है ना। तो अगर इसे टीवी देखना था तो बाद में देख लेना, उसी वक्त आना जरूरी है क्या जब मैं टीवी देख रही होती हूँ? ऊपर से मुझसे बहस कर रही है। अगर ये बहस करेगी तो मुझे भी जवाब देना बहुत अच्छे से आता है। देख लो, कोई बोल सकता है क्या कि मैं प्रेरणा से 2 साल बड़ी हूँ? अपनी बड़ी बहन की जरा भी इज्जत नहीं करती है। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा हमारे बारे में? बड़ी बहन वाले काम भी तो नहीं है ना आपके। अरे लोग तो अपनी छोटी बहन को पलकों पर बिठा कर रखते हैं, लेकिन आप तो इतनी लड़ाकू हो कि हर वक्त खुद भी लड़ती रहती हो और मुझे भी यही सिखाया है आपने। तुझे मैंने लड़ना सिखाया? अरे तेरी वजह से तो मैं लड़ाकू हो गई हूँ, वरना मेरे जैसी बहन तो किसी को ढूंढने से भी ना मिले। क्या माँ, सही बोल रही हूँ ना मैं? अरे बस करो, एक तो दोनों खुद लड़ाई करते रहते हो और फिर उसमें अपनी माँ को भी घसीट लेते हो। आकांक्षा, तुझसे अच्छी बहन ना मिलती तो तू अपनी बहन को टीवी देखने देती। और प्रेरणा, तूने भी तो छोटी होकर बड़ों की तरह ही लड़ाई की है ना, तो तू भी कुछ ना ही बोल, वही सही रहेगा। शारदा की बात सुनकर दोनों अपने अपने कमरे में चली जाती हैं। शारदा तो अपनी दोनों लड़ाकू बेटियों से तंग आ गई थी। आए दिन रोज घर में दोनों की वजह से कोई ना कोई कलेश होता रहता। कुछ दिनों बाद शारदा ने अपनी बड़ी बेटी आकांक्षा की एक बड़े से घर में शादी तय कर दी थी। घर में शादी का माहौल था। शादी से एक दिन पहले प्रेरणा अपने बॉयफ्रेंड अनुज से मिलने जाती है और अनुज प्रेरणा से कहता है, मेरी माँ मेरी शादी करवा रही है, वो भी कल, वो भी जबरदस्ती, और मैं उनके आगे कुछ भी नहीं बोल पा रहा हूँ। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी तुम। मैं अब क्या करूँ? माँ सुनने को तैयार ही नहीं है और मैं माँ के खिलाफ नहीं जा सकता हूँ। देखो, मैं ये बोल रही हूँ कि आज हम लोग शादी कर लेते हैं। कल मैं अपनी बहन की शादी के बाद सीधा तुम्हारे घर आ जाऊंगी और बोल दूंगी कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो, तो वो लड़की खुद ही मना कर देगी। तुम्हारी बहन की भी तो कल ही शादी है और तुमने बताया नहीं कि तुम्हारी बहन का पति कैसा है। मेरी बहन जितनी लड़ाकू है ना, इसलिए मैं बस घर के काम ही कर रही हूँ, ना कि अपनी बहन की शादी एंजॉय। मैं तो चाहती हूँ जल्दी से उसकी शादी हो जाए। मैंने तो उसके पति को देखा भी नहीं है और ना ही देखना है। प्रेरणा और अनुज उसी दिन शादी कर लेते हैं। अगले दिन जब आकांक्षा की शादी हो रही थी तो प्रेरणा इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि सेहरे के पीछे उसका पति अनुज ही है और अनुज अपनी माँ की वजह से कुछ नहीं बोलता। कुछ देर बाद आकांक्षा की शादी हो जाती है। अनुज आकांक्षा को विदा करके घर लाता है। आकांक्षा का गृह प्रवेश हो ही रहा था कि तभी प्रेरणा वहाँ आती है और कहती है, अनुज, तुमसे थोड़ी देर रुका भी नहीं गया, मैं तो आ ही रही थी।
मेरे आने से पहले ही तुमने शादी कर ली? प्रेरणा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझसे लड़े बिना चैन नहीं मिलता क्या, जो यहाँ भी आ गई? आप जिसको अपना पति बता रही हो ना, वो मेरा पति है। कल ही मैंने और अनुज ने शादी की थी, लेकिन मुझे बस इतना पता नहीं था कि मेरी बहन की शादी भी उसी लड़के से होने वाली है। मुझे माफ कर दो, सब मेरे कारण हो रहा है। अगर मैंने माँ को मना कर दिया होता ना, तो आज तुम दोनों बहनों का एक पति नहीं होता। ये सब मेरी गलती है। अगर आकांक्षा अभी तुम शादी तोड़ सकती हो तो तोड़ दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा। तोड़ सकती है क्या होता है? अरे आकांक्षा शादी तोड़ ही देगी। नहीं, मैं इतने धूमधाम के साथ शादी करके आई हूँ और तुम दोनों ये बोल रहे हो कि मैं वापस चली जाऊँ। मुझे 2 लड़ाकू बहनों का एक पति बर्दाश्त है, लेकिन वापस नहीं जाऊंगी मैं। ठीक है, तुम वापस नहीं जाओगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी पीछे हट जाऊं। मैं भी यही रहूंगी। दोनों को एक दूसरे की शक्ल बर्दाश्त तक नहीं थी, लेकिन दोनों ने शादी को स्वीकार कर लिया था और दोनों एक साथ वहाँ रहने के लिए मान गए थे। अगले दिन दोनों बहनों की पहली रसोई की रस्म होती है। दोनों नहा धोकर तैयार होकर रसोई में जाती हैं और खाने की तैयारी करने लगती है। दोनों मीठा बना रही थी कि तभी आकांक्षा कहती है, देख प्रेरणा, मैं हलवा बना रही हूँ, तो तू कुछ और सोच ले कि तुझे क्या बनाना है और कुछ। मैंने भी हलवे की ही तैयारी की है और मुझे तो कुछ दूसरा बनाना भी नहीं आता, इसलिए मैं हलवा ही बनाऊंगी। तू तो खुद बड़ी बनती है ना, तो कुछ और बना ले। मुझे क्यों मना कर रही है? देख, हमारा ससुराल में पहला दिन है, आज लड़ाई मत कर। यहाँ हमें अपनी छवि अच्छी बनानी है, इसलिए आज जो मैं बोल रही हूँ वही तो चुपचाप मान ले और कर ले। मेरी अनुज से पहले शादी हुई है, तो उनकी पहली पत्नी भी मैं हुई ना, इसलिए जो मैं बोलूंगी वही होगा। दोनों में इतनी सी बात को लेकर बहस हो जाती है और बहस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये सुनकर वहाँ दोनों की सास भारती और अनुज आते हैं। रसोई का सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। ये देखकर भारती गुस्से में बोलती है, ये सब क्या हो रहा है? तुम दोनों ने रसोई का ये हाल बनाया हुआ है। ये सब देखकर कोई क्या बोलेगा कि तुम दोनों आज पहली बार रसोई में हो? अरे अब तुम दोनों बहनें शांत क्यों खड़ी हो? कोई कुछ बोलेगा भी कि हुआ क्या है आखिर? तुम दोनों ने ये तहलका क्यों मचाया हुआ है? माँ जी, पहली रसोई है तो मैंने सबके लिए हलवा बनाने की सोची, लेकिन आकांक्षा मुझे मना करने लगी। अब आप ही बताओ, मेरा जो मन करेगा क्या वो मैं सबके लिए बनाऊं भी ना? हाँ, तो मैंने सही ही बोला ना, मेरी भी तो पहली रसोई है आज और मैं भी हलवा ही बना रही हूँ। तो मैंने बोला कि दोनों एक ही चीज बना रहे हैं, इसलिए तो कुछ और बना ले। मैं क्यों अलग बनाऊं? दिक्कत तुम्हें हुई है ना, तो तुम देखो, तुम खुद कुछ अलग बना लो ना। लड़ाई करने की तो आदत हो गई है तुम्हारी, यहाँ भी लड़ाई ही कर रही हो। अच्छा, मैं लड़ाई कर रही हूँ? अरे बचपन से तो तुम मुझसे लड़ाई करती आ रही हो और अब ये बोल रही हो कि मैं लड़ाई करती हूँ। कम से कम ससुराल में तो झूठ मत बोल। तुम्हारी इस बिना सर पैर वाली बातों की वजह से मेरा इतना खून खोलता है और मैं लड़ाई करती हूँ। कभी खुद की बातें सुनी है तुमने? अरे खुद का मुंह जब भी खुलता है तो बकवास ही निकलती है। माँ जी, चुप करवा लो इसे। अनुज, चुप करवा लो तुम आकांक्षा को, वरना अच्छा नहीं होगा। 2 लड़ाकू बहनों का पति बनने का ज्यादा ही शौक था ना तुझे? ले, अब सुलझाता रहे जिंदगी भर इन दोनों की लड़ाई। माँ, लेकिन मेरी क्या गलती है इसमें? मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। कुछ किया नहीं है तो अब करना और अपनी लड़ाकू बीवियों को शांत करवा। अनुज दोनों लड़ाकू बहनों के बीच इसी तरह रोज फंसता रहता है और निकलने का अब कोई रास्ता भी नहीं था। सोमपुर गांव में सब कुछ शांति से चल रहा था। हरे भरे इस गांव में रहने वाले लोग अपने दैनिक कार्यों में लगे हुए थे, लेकिन उसी गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला गरीब किसान भानु अपने 10 साल के बेटे पंकज की एक जिद को नकारते हुए उससे बोल रहा था। बेटा पंकज, पता है ना, तेरे बाबा के पास इतने पैसे नहीं है कि तुझे बड़ी पिचकारी लाकर दे सके। तुझे पिछले साल जो पिचकारी दिलाई थी उससे इस बार काम चला ले। बाबा, पिछले साल वाली पिचकारी में पानी नहीं ठहरता है और गांव के सभी बच्चों के पास ना बड़ी बड़ी पिचकारी है। मैं क्यों पुरानी पिचकारी इस्तेमाल करूं? पंकज की जिद देखकर उसकी माँ सुनीता वहाँ आती है और अपने बेटे को समझाते हुए बोलती है। पंकज बेटा, ऐसे जिद नहीं करते। तुम जानते हो ना, बाबा के पास अभी काम नहीं है, फिर भी तुम उनसे पिचकारी की जिद कर रहे हो। बेटा, होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, ना कि पानी का। बस माँ, आप रहने दो। आप ना मुझे इसी तरह से कोई ना कोई बहाना देकर टाल देती हो। पंकज इतना बोलकर घर से बाहर चला जाता है। ये देखकर सुनीता अपने पति से कहती है, देखिए, आप उसकी बात का बुरा मत मानिए।
हम गरीब के त्योहार उसकी उम्मीद जैसे नहीं बन सकते। अच्छा, आप खाना खा लीजिए, मैंने बना दिया है और मैं जा रही हूँ हवेली में काम करने के लिए। ठीक है भाग्यवान। सुनीता अपने गांव के एक जमींदार की हवेली में साफ सफाई और खाने का काम करती थी और आज जब वो हवेली जाती है तो वहाँ बहुत सारा सामान बाहर निकला होता है, जैसे बच्चों की पिचकारियाँ। ये देखकर सुनीता अपनी मालकिन मीना से कहती है, मालकिन ये सब क्या है? होली की तैयारियां हो रही हैं। हाँ सुनीता, ये पिछले साल की पिचकारियाँ हैं। बच्चे अब इससे नहीं खेलेंगे, इसलिए इन्हें फेंकने के लिए निकलवाया है। अभी वो अपने पापा के साथ बाहर गए हैं नई पिचकारी और कपड़े लेने। कपड़े लेने? मालकिन होली पर तो पुराने कपड़े पहनते हैं ताकि गंदे होकर खराब भी हो जाए तो कोई दुख ना हो। अरे सुनीता, हम लोग होली पर साफ सुथरे नए कपड़े पहनते हैं, वो भी सफेद रंग के, ताकि उस पर होली के रंग खिलकर दिखे और बाद में उन कपड़ों को फेंक देते हैं। हर साल वही कपड़े थोड़ी पहनेंगे। वाह रे भगवान किस्मत, हमारे घर में साधारण दिनों में तन ढकने के लिए कपड़ों की कमी हो जाती है और यहाँ देखो। मालकिन, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? हाँ हाँ बोल सुनीता। वो अगर आप ये पिचकारियाँ फेंकने ही वाली हैं तो क्या आप ये मुझे दे सकती हैं? मेरा बेटा बहुत खुश हो जाएगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसको नई दिला सकूं और ये तो देखने में भी नहीं ही है। सुनीता की बात सुनकर मीना उसको पुरानी पिचकारियाँ ले जाने की इजाजत दे देती है, जिसके बाद सुनीता पूरे दिन हवेली के काम करके शाम को वो सामान लेकर घर जाती है और अपने उदास बैठे बेटे पंकज के पास जाकर उसको 2 पिचकारियाँ देते हुए बोलती है, देखो पंकज, तुम्हारे लिए पिचकारी कैसी है? वाह माँ, ये तो बहुत बड़ी और महंगी है। आप कहाँ से लाई? और एक नहीं 2-2 लाई हो। आप ना सच में बहुत अच्छी हो। अब देखना मैं कैसे अपने दोस्तों के सामने ना ये पिचकारी दिखाता हूँ। नहीं बेटा, किसी के आगे दिखावा नहीं करना और तू खुश रह। अब कोई शिकायत नहीं है ना तुझे माँ बाबा से? नहीं माँ। सुनीता ये सुनकर पंकज के सर पर हाथ फेरकर अंदर जाती है, जहाँ भानु उससे कहता है, कहाँ से लाई हो इतनी महंगी पिचकारी? मालकिन अपने बच्चे की पुरानी पिचकारी फेंक रही थी तो उनसे ही मांग लाई हूँ। अब गरीब ही सही, लेकिन अपने बच्चे की खुशी और उसकी होली को यादगार बनाने के लिए कुछ तो करना ही था। एक तरफ सुनीता के घर में होली की तैयारियों में कुछ भी खास नहीं हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर मीना के घर में होली की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। होली के एक दिन पहले अपने घर में होली की पार्टी के लिए मीना कुछ हलवाइयों को घर बुलाकर कहती है, देखिए परसों होली है तो आप सब समय पर आना। सब कुछ बहुत अच्छे से बनना चाहिए, मेहमान खाने की तारीफ करके जाए। अब आप जाइए। मीना को होली की तैयारियां करते देखकर उसका पति जमींदार माधव और बेटी रैना उसके पास आते हैं और रैना अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने बहुत अच्छी तैयारियां की है होली की। मैंने भी अपने सभी दोस्तों को बुलाया है, सभी बहुत उत्साहित है आने के लिए। सही कहा बिटिया ने। मेरे भी दोस्त कह रहे थे कि होली की तो सबसे अच्छी तैयारी यहीं पर होती है। अब साल में एक बार आती है होली तो सब कुछ खास ही होना चाहिए। मीना अपने पति और बेटी से ये बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ सुनीता आ जाती है और हवेली में हो रही चहल पहल को देखकर कहती है, मालकिन, आज हवेली में बहुत लोग हैं और बाहर आंगन में भी पानी के बड़े बड़े ड्रम भरे जा रहे हैं। होली के काम हो रहे हैं मीना। अच्छा, तुम कल से 2 दिन तक छुट्टी कर लेना, तुम्हें भी तो होली के काम करने होंगे अपने घर पर। मालकिन, हम गरीब के घर में होली की तैयारियां नहीं होती। त्योहार मनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, जो कि हम लोगों पर नहीं है। सुनीता इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है, तो वहीं सुनीता की बात सुनकर मीना और उसके परिवार को उस पर दया आ जाती है। उस दिन शाम को घर आते हुए सुनीता एक रंग वाले के पास रुककर उससे कहती है, भैया, ये गुलाल के पैकेट कितने के हैं? बहन जी, एक पैकेट 100 रुपए का है। खुला गुलाल लोगी तो 50 का 250 ग्राम। क्या भैया, त्योहार आया नहीं कि लूट मचा दी? अब लेना है तो लो, वरना कोई बात नहीं। अगर बिना रंग लिए गई तो पंकज होली कैसे खेलेगा? क्या करूं? पर मेरे पास कुल 200 रुपए हैं। होली पर कुछ खास भी तो बनाना पड़ेगा। अपनी हालत देखते हुए सुनीता 50 रुपए का खुला गुलाल लेकर और बाकी के पैसों से बाजार से थोड़ा सा पनीर लेकर घर आती है। अब अगले दिन होली का त्योहार था। पंकज अपनी माँ के पास आकर उससे कहता है, माँ, रंग का है? आप तो लाने वाली थी ना, और मिठाई भी नहीं बनाई आपने होली पर। मेरे सारे दोस्त बाहर मिठाई खा रहे हैं। बेटा, खाना बनाया है आज, पनीर की सब्जी और चावल, और गुलाल के पैकेट तो मैंने तुझे कल शाम को ही दिए थे। वो कहाँ गया?
वो मुट्ठी भर रंग तो मैंने कल ही खत्म कर दिया होलिका दहन में। माँ मुझे और रंग दो ना, मुझे चाहिए, और मुझे मिठाई में गुंजिया खानी है, दो ना माँ। पंकज अपनी माँ से जिद करने लगता है। ये देखकर भानु को गुस्सा आ जाता है और वो पंकज को गुस्से में अपनी तरफ खींचते हुए उसे बोलता है, पंकज, तुम्हें अपनी माँ की हालत और मेरी हालत दिखाई नहीं देती क्या? फिर भी तुम जिद कर रहे हो। तो क्या मैं भी अपनी होली आपकी तरह गरीबों वाली मनाऊं? पंकज, पंकज की ये बात सुनकर भानु उसको गुस्से में थप्पड़ लगाने लगता है कि तभी दरवाजे पर खड़ा जमींदार माधव, जो अपनी पत्नी और बेटी के साथ वहाँ आया था, भानु को रोकते हुए कहता है, भानु ये क्या कर रहे हो? एक बच्चे पर हाथ उठा रहे हो, वो भी आज त्योहार के दिन। मालिक आप। मालिक और मालकिन आप यहाँ बैठिए ना। सुनीता, तुमको तो अपने पति को रोकना चाहिए था ना, तुमने भी अपने बेटे पर हाथ उठाने दिया। मालकिन क्या करे, बेबुनियादी जिद कर रहा है। आप जानती है ना, इनका काम आपके खेतों में ही है, और अभी खेत बंजर हैं, तो ये घर पर बैठे हैं, और मैं अपनी कमाई से घर चला लूं, वही बहुत है। ऐसे में ये होली पर मिठाइयों और महंगे रंगों की मांग करेगा, तो कहाँ से लाऊं मैं? ये बच्चा है सुनीता, इसकी भी इच्छा बाकी बच्चों ही जैसी है। और देखो, हम तुम्हें आज होली की शुभकामनाएं देने आए हैं। ये मिठाई और कुछ रंग है, और वैसे भी त्योहार तो मिलकर बनाने की चीज है, इसमें क्या अमीर और क्या गरीब। और मीना आंटी, अगर आप इजाजत दें तो मैं पंकज को अपने साथ घर ले जाना चाहती हूँ। वहाँ मेरे और भी दोस्त आएंगे, हम मिलकर होली खेलेंगे। अपने मालिक और मालकिन को अपने घर में देखकर सुनीता और भानु की आंखें भर आती है, और वो दोनों ही उनके सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, अगर आप जैसे लोग हर गरीब की जिंदगी में हो, तो उससे अपनी गरीबी अभिशाप नहीं लगेगी। आपके कारण हमारी होली यादगार बन पाई मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये सब छोड़ो और आओ गले लगो। माधव भानु को गले लगाकर होली की बधाई देता है, जिसके बाद वो सब पंकज के साथ अपनी हवेली लौट जाते हैं, जहां पंकज अपनी उम्र के कई दोस्तों के साथ होली मनाता है। तो घर में आई मिठाई खाकर सुनीता और भानु की भी होली यादगार बन जाती है। अब्दुल कई सालों से दर्जी का काम किया करता था, लेकिन अब उसकी उम्र ज्यादा हो चुकी थी। तो अब्दुल का बेटा अरमान अपने पिता के साथ दुकान पर रहा करता था, और वो मोहल्ले के लोगों के कपड़ों का नाप लेने के लिए घर घर भी जाया करता था। एक रोज रहमान, जो अब्दुल का पुराना कस्टमर था, वो अब्दुल की दुकान पर आता है और अब्दुल से कहता है, अब्दुल भाई, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? जनाब सब अच्छा है, बड़े दिनों बाद आना हुआ है, क्या बात है? अब्दुल भाई, मेरी बेटी नूरी के लिए मुझे कपड़े सिलवाने थे, मैंने सोचा बोलता जाऊं ताकि आप शाम को आकर नाप ले लें। भाईजान, अब मुझसे तो चला नहीं जाता, ऐसा करता हूँ अपने लड़के अरमान को भेज देता हूँ, वो लेकर आ जाएगा नाप, आप चिंता मत कीजिए। अब अब्दुल अपने बेटे अरमान के आने पर देर शाम उसे रहमान के घर भेजता है, जहाँ जाकर अरमान रहमान की बेगम यानी उनकी पत्नी शबाना से कहता है, जी आंटी जी, मैं अरमान, दर्जी अब्दुल का बेटा। आओ बेटा, कपड़ों के नाप लेने आए हो? जी आंटी जी, आप बता दे किन का नाप लेना है। शबाना पहले तो कपड़ों के नाप अरमान को दे देती है, और उसके बाद शबाना अपनी बेटी नूरी को आवाज लगाकर बुलाती है, लेकिन नूरी अपने माथे पर चुन्नी रखने लगती है। ऐसे में शबाना अपनी बेटी नूरी से कहती है, अरे आजा, ये अपने ही घर का बच्चा है अरमान, इसके पिताजी तो पुराने दर्जी हैं हमारे। अब जैसे ही नूरी अपने कमरे से बाहर आती है, वैसे ही अरमान नूरी को देखकर पहली ही नजर में अपना दिल हार बैठता है, और नूरी अरमान के सामने आकर अरमान से कहती है, जी मुझे तो एक बुर्का और 2 सूट सिलवाने हैं। अरमान तो नूरी को देखता ही रह जाता है। तभी नूरी अरमान से कहती है, आपने सुना मैंने आपसे क्या कहा? जी नहीं, क्या सिलवाना है आपको? वो मेरा ध्यान पापा के हिसाब पर था। अरमान तो नूरी पर दिल हार चुका था, लेकिन नूरी भी समझ जाती है कि अरमान को उसे देखकर कुछ तो हुआ, और इस इंसिडेंट के बाद अरमान का नूरी के घर आना जाना होने लगता है। अब ऐसे में नूरी और अरमान को कब और कैसे एक दूसरे से प्यार हुआ, ये दोनों को पता ही नहीं चल पाया। लेकिन अब तो जो नूरी बाहर जाने से डरती थी, वो अब अरमान की दुकान पर आने जाने लगी। एक रोज रहमान अपनी बेटी नूरी से कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी उम्र निकाह के लायक हो चुकी है, और तुम्हारा निकाह करके भी
मैं फारुक हो जाऊं। लेकिन अब्बा जान, मुझे तो निकाह करना ही नहीं है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम यहाँ से दूर चली जाओगी, अपनी अम्मी से दूर हो जाओगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पुराने दोस्त मोहम्मद काजी के लड़के से तुम्हारा रिश्ता तय किया है मैंने। फिर भी मैं ये निकाह नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। इतना सुनने के बाद रहमान को गुस्सा आ जाता है और जैसे ही रहमान नूरी पर हाथ उठाता है वैसे ही उसे शबाना रोक लेती है। तभी रहमान अपनी पत्नी से कहता है, समझाओ इस गुस्ताख लड़की को, कैसी बातें कर रही है ये कैसी बातें कर रही है नूरी तू, वो भी अपने अब्बा जान के सामने। मैं सिर्फ और सिर्फ शादी करूंगी तो अरमान से, वरना मुझे मरना ही गवारा होगा। अम्मी जान, आप भी ये सुन लें। उस दर्जी के बेटे से, जिसके पास एक वक्त के खाने के लिए पैसे भी नहीं है? वो तुझे क्या खुश रख पाएगा? अब्बा जान, मैंने अरमान से प्यार उसकी हैसियत देखकर नहीं, वो मुझे अच्छा लगा, बस अब और कुछ नहीं कहना मुझे। अब रहमान को जैसे ही ये पता चलता है कि उसकी बेटी नूरी उस दर्जी के बेटे के प्यार में पागल है, जो शुरू से ही उसके कपड़े सिलने आया करता था, तो ऐसे में रहमान अब्दुल को उसके बेटे के इस गलती के बारे में बताता है और दर्जी अब्दुल भी उससे माफी मांगता है और रहमान से कहता है, जी मैं उसे समझाता हूँ, आप माफ करिएगा जनाब, वो अभी बच्चा है, मैं उसे समझा दूंगा। अब्दुल अपने बेटे को तो समझा देता है, लेकिन नूरी अब इधर खाना पीना छोड़कर अरमान से निकाह करने की जिद करती है और हार कर रहमान को अरमान के घर अपनी बेटी नूरी का रिश्ता लेकर जाना पड़ता है और अब्दुल भी इस रिश्ते को स्वीकार लेता है और अब नूरी और अरमान का निकाह तो हो जाता है। लेकिन निकाह के 5 दिन बाद ही अब्दुल अपनी बहू नूरी से कहता है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें मेरे घर की बहू बनाकर बहुत बड़ा उपकार किया है, तुम जब चाहो अपने घर आ जा सकती हो। ये सुनकर नूरी की आंखें भर आती है और नूरी अपने कमरे में चली जाती है। ये देखकर अरमान अपने कमरे में जाता है और नूरी से कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि तुम्हारे अब्बा की तरह मेरे अब्बा इतने पैसे वाले नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा, ना ही कोई दिक्कत होने दूंगा। नहीं, वो बात नहीं है, ये तो मेरा ही फैसला था कि मुझे तुमसे निकाह करना है, सब कुछ जानते हुए भी। बोलो नूरी, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? मेरे अब्बा ने तुमसे निकाह करवाने पर ये कहा था कि अब तुम्हारा इस घर से कोई वास्ता नहीं और ना ही कभी इस घर में लौट कर आना। मैं तुम्हारी किसी तरह से कोई मदद नहीं करना चाहता। कोई बात नहीं, वो गुस्से में उन्होंने बोल दिया होगा, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं नूरी। ये बात अब्दुल सुन लेता है और अपने मन में सोचता है, कल ही इसे समझाया था कि इसके बाप से पैसे मांगने के लिए इस पे दबाव डाले, इसे मारे पीटे, लेकिन मेरा नालायक बेटा किसी काम का नहीं है। इतना सुनने के बाद अब्दुल अपनी दुकान पर चला जाता है और जैसे ही कुछ समय बाद अरमान दुकान पर आता है तो अरमान को देखकर उसका दर्जी बाप उससे कहता है, अरे आओ आओ शहजादे मियाँ, चाय कॉफी क्या मंगवाऊँ आपके लिए? अब क्या हुआ अब्बा जान, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो मेरे घर से निकल जा, मैंने उसकी शादी तेरे से इसलिए करवाई थी ताकि वो अपने बाप के घर से पैसे लेकर आए, लेकिन उसके बाप ने तो उसे ही थमा दिया हमें और एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। अब अरमान को अपने पिता की ये बात चुभने लगी थी क्योंकि अब्दुल के मन में लालच था। अब ऐसे में हार कर अरमान अपनी बेगम के साथ घर छोड़कर चला जाता है और पास के एक घर में दोनों किराए पर रहने लगते हैं। लेकिन जब ये बात नूरी के पिता यानी रहमान को पता चलती है तो एक रोज रहमान अपनी बेटी नूरी से मिलने आता है और जब अरमान अपनी दुकान पर होता है तो रहमान को देखकर नूरी रोने लगती है और रहमान भी अपनी बेटी के गले लगकर कहता है, मुझे पता है तेरे फैसले ने तुझे बर्बाद कर दिया है, लेकिन मैं अपनी फूल सी बेटी पर ये सब बीतते हुए नहीं देख सकता हूँ। अब्बा जान, मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं जैसी भी हूँ खुश हूँ। मुझे पता है, ये ले कुछ पैसे रख और अरमान को कल इस एड्रेस पर भेज दियो, उसकी जॉब पक्की करवा दी है मैंने, बस उसे कुछ बताना नहीं। बेटा मुझे क्या पता था ये दर्जी जो मेरा पुराना दोस्त रहा है वो ऐसा भी करेगा। अब रहमान के जाने के बाद अगले ही दिन नूरी अरमान को जॉब पर भेजती है और अरमान की जॉब पक्की हो जाती है। लेकिन नूरी उसे अपनी सहेली के बिहाफ पर जॉब लगने के बारे में अरमान को बताती है। अरमान की जिस जगह नौकरी लगती है वहाँ की सैलरी पैकेज भी काफी अच्छी थी और देर शाम अरमान अपनी पत्नी नूरी से आकर कहता है, मेरी जॉब पक्की हो गई है, अब बस कुछ ही दिनों में हम एक अच्छे से घर में रहेंगे, तुम्हें और कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं भी आज बहुत खुश हूँ, तुम्हारी जॉब जो लग गई। अरमान को क्या पता था
कि नूरी के पिताजी की बदौलत उसे जॉब मिली है, लेकिन इस नौकरी के बाद अरमान और नूरी की आर्थिक स्थिति सुधर जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। हालांकि अब प्यार किया तो प्रॉब्लम तो आनी ही थी, लेकिन वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है।